अमृतपाल के सबसे करीबी मददगार पपलप्रीत को दिल्ली और पंजाब पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में होशियारपुर से गिरफ्तार किया। पपलप्रीत हर मौके पर अमृतपाल के साथ साई की तरह दिखा और अब तेजी से पुलिस अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए भी जुट गई। देखिए, अमृतपाल का सबसे खास मददगार पपलप्रीत गिरफ्तार हो गया है। पंजाब और दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में पपलप्रीत को होशियारपुर से गिरफ्तार किया गया। जालंधर से फरारी के बाद से लगातार पपलप्रीत अमृतपाल के साथ था। इसके बाद होशियारपुर में दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए थे। पपलप्रीत सिंह को अमृतपाल का मेन हैंडलर बताया जा रहा है। अमृतपाल इसे अपना मेंटोर बताता है। वो अमृतपाल का मीडिया सलाहकार भी है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पपलप्रीत पंजाब में खालिस्तान का माहौल खड़ा करने के लिए ISI के सीधे संपर्क में था। वो राज्य में आतंकवाद फैलाने की साजिश में जुटा था। पपलप्रीत खुद को वीडियो जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट बताता है। जांच एजेंसी को पता चला कि पपलप्रीत एक खालिस्तान प्रोपेगेंडा वेबसाइट भी चलाता है। जांच में सामने आया कि पपलप्रीत वारिस पंजाब ने संगठन के अस्तित्व में आने से पहले भी पंजाब में सक्रिय रहा है। पपलप्रीत पर ISI के साथ कथित संबंधों के मामले में देशद्रोह का मामला दर्ज किया था। पपलप्रीत पर UAPA समेत पहले से कई मामले दर्ज हैं। उसे 2015 में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से संबंध होने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उस पर देशद्रोह के तहत भी केस दर्ज किया गया था। इसके बाद पपलप्रीत को 2016 में गिरफ्तार किया गया था। तो वही अतीक अहमद का बेटा असद दिल्ली में करीब 15 दिन तक रहा। असद ने हत्याकांड के बाद अब तक 6 ठिकाने बदले हैं। इस दौरान वो लखनऊ में भी रहा। मेरठ में अपनी बुआ आयशा नूरी के घर पर भी रुका। तो उमेश पाल हत्याकांड में अब एक नई बात सामने आई है। वो क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। उमेश पाल के हत्यारे किस पाताल में छिपे हैं, किस गुफा में जा बैठे हैं कि पुलिस और STF की ढेरों टीमें उन्हें खोज नहीं पा रही। बस सुराग मिल रहे हैं, लेकिन सुराग परिणाम तक लेकर नहीं जा पा रहे। इधर अतीक फैमिली को एक और बड़ा झटका लगा। कभी अतीक पर कार्रवाई करने वाली मायावती ने अतीक परिवार पर हाथ रखा। शाइस्ता मायावती के निकट आई, लेकिन अब मायावती ने शाइस्ता का टिकट काट दिया है और ऐलान कर दिया कि अतीक की फैमिली में से किसी को टिकट नहीं देंगी। इधर असद की लॉन्चिंग से जुड़ा एक अनोखा मामला सामने आया है। दरअसल चकिया में अतीक अहमद के ऑफिस में ही एक अवैध बाजार बनी हुई है। अतीक जुर्म अपराध की दुनिया में बादशाहत हासिल करे, इस मकसद से उमेश की हत्या से पहले असद अपनी अम्मी शाइस्ता के साथ गया था और उसने वहां पर चादर पोशी की थी। उमेश पाल की हत्या के मामले में अब तक अतीक के नाबालिग बेटे आबान का भी नाम सामने आ रहा है। पूछताछ में सामने आया कि आबान ने ही अपने दोस्तों के नाम पर 16 सिम कार्ड खरीदे थे। 24 फरवरी को हुए उमेश पाल मर्डर केस में शूटर्स ने आपस में बात करने के लिए जिन सिम कार्ड के इस्तेमाल किए थे, वो अतीक अहमद के नाबालिग बेटे आबान ने अरेंज किए थे। वहीं बंगाल और बिहार के बाद देश के अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में लगातार हिंसा देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा, झारखंड के जमशेदपुर और यूपी के इटावा के साथ साथ हरियाणा के सोनीपत में भी हिंसक झड़प हुई, आगजनी हुई और पथराव भी देखने को मिला। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार बंगाल में हुए बवाल के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार बवाल और आगजनी देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में 2 समुदाय में बवाल के बाद तनाव अभी भी बना हुआ है। बेमेतरा में हिंसक घटना और एक युवक की हत्या के विरोध में आज छत्तीसगढ़ बंद किया गया है। बंद का ऐलान विश्व हिंदू परिषद ने किया है। कवर्धा बेमेतरा के पास विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने रायपुर के भाटा गांव बस स्टैंड में बसों को नहीं चलने दिया। कुछ बसों पर पत्थर भी फेंक दिए गए। इससे एक बस के सामने का शीशा टूट गया। रायपुर में स्कूल पहुंचने के बाद कई स्कूलों में छुट्टी देकर बच्चों और स्टाफ को घर भेज दिया गया। रायपुर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। झारखंड के जमशेदपुर में झंडा विवाद पर 2 दिन के तनाव के बाद सोमवार को हालात काबू में है। सुरक्षा बलों ने सुबह कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक में फ्लैग मार्च किया। पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर इंटरनेट को बंद कर दिया। इसी बीच पुलिस ने अब तक 60 लोगों को अरेस्ट किया है। रविवार देर रात इस इलाके में फिर से माहौल बिगड़ गया। राम रहीम की सबसे करीबी और मुंह बोली बेटी हनीप्रीत को धमकी देने के मामले में प्रदीप नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। प्रदीप ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर हनीप्रीत को धमकी दी, 50 लाख रुपए की मांग की। ये रिपोर्ट देखिए। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की मोहवली बेटी
हनीप्रीत से व्हाट्सएप पर मैसेज कर 50 लाख की रंगदारी मांगने वाले आरोपी को सिरसा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम प्रदीप कुमार है। वो खुद को डेरा प्रेमी बताता है और हरियाणा के ही डबवाली का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर 2 दिन की रिमांड पर लिया है और आगे की जांच चल रही है। सिरसा की एएसपी दीप्ति गर्ग ने बताया कि पुलिस को 6 अप्रैल को एक शिकायत हनीप्रीत की तरफ से दी गई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज और कॉल कर 50 लाख रुपए की डिमांड की गई है। दीप्ति गर्ग ने बताया कि इस मामले में तुरंत पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए डबवाली निवासी आरोपी प्रदीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। दीप्ति गर्ग ने बताया कि आरोपी ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आदमी बताकर फिरौती की मांग की थी। वहीं हनीप्रीत को धमकी मिलने के बाद प्रेमियों ने पिछले 4 दिन से डेरा सच्चा सौदा के आसपास अपनी सुरक्षा सख्त कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। रामनवमी के दिन गुजरात के सारनाथ में भड़काऊ भाषण देने वाली काजल हिंदुस्तानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। काजल पर आरोप है कि उनके भाषण के बाद ही हिंसा भड़की थी। काजल सोशल मीडिया पर यूं काफी पॉपुलर हैं और वीएचपी से जुड़ी हैं। देखिए। गर्व से खुद को हिंदू कहने वाली इस महिला का नाम काजल हिंदुस्तानी है। काजल हिंदुस्तानी राजस्थान की रहने वाली है और गुजरात में रहती है। विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी है। दरअसल रामनवमी के मौके पर सारनाथ के ऊना में भड़काऊ भाषण देने के मामले में काजल हिंदुस्तानी को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उनके भाषण के बाद हिंसा भड़की थी और पथराव हुआ था। परिवर्तन किया। पुलिस ने काजल हिंदुस्तानी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। रविवार को वेरावल पुलिस थाने में काजल ने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद काजल को गिरफ्तार कर लिया गया। काजल हिंदुस्तानी लव जिहाद को लेकर हिंदू बेटियों को सावधान करते हुए अक्सर वीडियो पोस्ट करती हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। काजल अपने शब्दों की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। वो बॉलीवुड पर भी खूब निशाने साधती हैं। अपने ट्विटर प्रोफाइल पर खुद को एक उद्यमी, रिसर्च एनालिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, नेशनलिस्ट और गर्वित हिंदुस्तानी बताती हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 42 साल का जो शख्स संदिग्ध परिस्थितियों में बीच सड़क पर जलता हुआ पाया गया था, इलाज के दौरान रविवार को अस्पताल में ही उसकी मौत हो गई। ये जानकारी एक अधिकारी ने दी। अधिकारी ने बताया है कि पुलिस हर एंगल से इस घटना की जांच कर रही है। आसिफ नाम का ये शख्स उस वक्त चर्चा में आया जब लोकायुक्त पुलिस ने एक आरक्षक को घूस लेते हुए पकड़ा था। पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए। मध्य प्रदेश के उज्जैन से जो वीडियो सामने आया वो कई सवाल खड़े करता है। क्या वाकई में एक मुस्लिम युवक को उज्जैन में पुलिस ने जला दिया? वीडियो में शख्स चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मुझे बचा लो, मुझे पुलिस वालों ने जला दिया है। इलाज के दौरान आसिफ नाम के इस शख्स की मौत हो गई। मरने से पहले वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि पुलिस वालों ने आग लगा दी। सिपाही रवि को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। आसिफ आरोपी सिपाही रवि का साथी था। क्रिकेट के सटोरिये पर दबाव बनाकर ली थी रिश्वत। लोकायुक्त की टीम को देखकर भाग निकला रवि। रिश्वत की रकम दूसरे एजेंट को थमा दी। पुलिस के मुताबिक वो एजेंट आसिफ पेंटर। रवि के हाथों में रंग लगा था। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। पुलिस इस पूरे मामले में जांच करने की बात कह रही है, तो मृतक आसिफ के परिजन प्रदर्शन करके कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस पूरे मामले में खुलकर कुछ नहीं बोल रही। भारत पड़ोसी मुल्क चीन से तनाव कम करने में लगातार जुटा हुआ है। अब भारत की तरफ से लगातार कई बार एलएसी विवाद को सुलझाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन चीनी सेना और जिनपिंग सरकार है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। लिहाजा भारतीय सेना भी अब फुल एक्शन में है। देखिए। चीन ने जब से अरुणाचल प्रदेश के कई गांव का नाम बदलने का ऐलान किया है, तब से भारत फुल एक्शन में है, ताकि चीन को यह एहसास हो सके कि ये 1962 का नहीं बल्कि 2023 का भारत है। खुद को दुनिया की नई महाशक्ति समझने वाले चीन को भारत से लगी सीमा पर देश के सुरक्षा बल मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में जुटे हुए हैं।
एक तरफ सरहद पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान के पहुंचने और दूसरी तरफ अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश में एलएसी से लगे गांव में जाने की खबरों के बीच चीन में खलबली मचनी लाजमी है। चीन को पता है कि भारत के सीडीएस और केंद्रीय गृह मंत्री का एक के बाद एक अचानक हो रहा सीमा क्षेत्र का ये दौरा यूं ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ न कुछ गहरे राज हो सकते हैं। दरअसल भारत अपने सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा की स्थिति को मजबूत बनाए रखना चाहता है। वो सेना के साजो सामान से लेकर सुरक्षा से जुड़े समस्त उपकरणों की तेजी से आपूर्ति कर रहा है, ताकि भारत की सेना जरूरत पड़ने पर चीन को मुंहतोड़ जवाब दे सके। बिहार में रामनवमी पर हुई हिंसा ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। नफरत की इस आग ने 100 साल से इल्म का चिराग जलाने वाली शमा को बुझा दिया है। बिहार शरीफ के मदरसा अजीजिया को जला दिया गया और इस आग में हाथ से लिखी गई सैकड़ों किताबें जलकर राख हो गई और साथ ही राख हो गई इंसानियत। हर्फ जल गए, लफ्ज राख हो गए, किताबें कोयला बन गई और स्वाहा हो गया तालीम का खजाना। नालंदा का इल्म ओ अदब का खजाना हिंसा के आग की भेंट चढ़ गया। दंगाई उत्पात मचाते हैं, घर दुकान से लेकर तमाम चीजों को आग के हवाले कर देते हैं, लेकिन इससे कितना नुकसान होता है उनको नहीं पता। दंगा में कितनी ऐतिहासिक चीजें जलकर खाक हो जाती हैं उनको क्या पता। बिहार शरीफ के मदरसा अजीजिया की वो लाइब्रेरी जिसे 31 मार्च को आग के हवाले कर दिया गया, इस नफरत की आग में सिर्फ 113 साल पुरानी इमारत को ही नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि 4500 ऐसी नायाब किताबें भी जलकर स्वाहा हो गईं, जिन्हें दोबारा कभी भी हासिल नहीं किया जा सकेगा। आपने सुना होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को बुरी तरह से जला दिया गया था। ये उसी का दूसरा रूप है। एक बार फिर नालंदा में वही पुरानी दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई। ये किसी धर्म को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, बल्कि मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया है। अजीजिया लाइब्रेरी की आग को किसी कीमत से नहीं जोड़ा जा सकता। यहाँ जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी।